Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics। ये थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर के ऊपर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसको हम इलास्टिसिटी भी कहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल है और इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ हम यंग्स मॉडुलस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने यंग्स मॉडुलस के बारे में ऑलरेडी स्टडी किया है, लेकिन इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके, तो यंग्स मॉडुलस के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नीट एग्जाम हो या IIT JEE की एग्जाम हो, तो उसके किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो यहाँ पे हमें ये टॉपिक स्टडी करना है, बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। जैसे टाइटल यहाँ पे देखा, आपको समझ में आया होगा कि हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए, सो दिस इज द रिजिड सपोर्ट ओके। सो एक वायर है और जैसे हमने कुछ लोड यहाँ पे अटैच किया तो उस वायर का जो भी इलॉन्गेशन होगा वो होगा। अगर मान के चलिए कि अगर हम लोड को बढ़ाते हैं ओके, जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को या लोड को बढ़ाते हैं वैसे वैसे इस वायर का इलॉन्गेशन होगा। अगर वायर का इलॉन्गेशन होता है तो इस वायर में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है और जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी ओके। लास्ट लेक्चर में हमने हुक्स लॉ भी देखा था। हुक्स लॉ में हमने ये भी देखा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो उसी को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। मान के चलिए दिस इज द वायर हैविंग अ लेंथ L ओके। जैसे हमने कुछ लोड को अटैच किया तो इस वायर का इलॉन्गेशन हो गया और उसका फाइनल जो भी लेंथ है इट इज इक्वल टू कैपिटल L प्लस स्मॉल l। तो इस केस में स्ट्रेस अगर हम डिफाइन करते हैं, सो स्ट्रेस इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं तो दिस इज नथिंग बट द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि F की वैल्यू बढ़ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है। और स्ट्रेन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसका इलॉन्गेशन हो रहा है ओके। तो ये दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस भी बढ़ेगा स्ट्रेन भी बढ़ेगा ओके। अब इस वायर के बारे में थोड़ा सोचिए। अगर हम लोड को अटैच करते गए तो इसका इलॉन्गेशन होते रहेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आ सकता है कि एक लिमिट के बाद ओके वो उस लोड को बेयर नहीं करेगा और वो जो भी थ्रेड है या जो भी कॉर्ड है वो टूट जाएगा। तो उसी के बिहेवियर के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है ओके। तो स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन कैसे बढ़ेगा ये हमें कंसेप्चुअल डिस्कस करना है। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और हर पॉइंट पे हम स्ट्रेस को और स्ट्रेन को दोनों को मेजर करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म करेंगे हम लैब में, और जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते जा रहे हैं कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है और कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, ये अगर हम रीडिंग नोट डाउन करते हैं, जब हम इनके बेसिस पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, सो दैट ग्राफ इज लाइक दिस वन। दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेन एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, और ये जो भी है वाई एक्सिस है। अलोंग दिस वाई एक्सिस वी आर गेटिंग द स्ट्रेस ओके। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हमने लोड अटैच किया तो वैसे वैसे उस वायर में स्ट्रेस बढ़ेगा, और जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेन भी बढ़ेगा ओके। सो अप टू दिस पॉइंट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस पॉइंट P तक अगर हम देखते हैं तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, और दोनों प्रोपोर्शनल है एक में को। यहाँ पे हुक्स लॉ जो भी है वो वेरीफाई हो रहा है अप टू पॉइंट P ओके। दिस पॉइंट P इज कॉल्ड एज एन प्रोपोर्शनल पॉइंट। अब यहां तक अगर हम आ गए और उस वायर में
वायर को हमने जो भी लोड अटैच किया था, अगर उसकी वैल्यू कम कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, ओके, तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर कम एक्ट होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स कम एक्ट होता है तो स्ट्रेस की वैल्यू भी कम होगा, तो स्ट्रेस की वैल्यू अगर कम होता है तो स्ट्रेन भी कम कम होते जाएगा। जब हम एक्सटर्नल फोर्स को पूरा हटा देते हैं तो उस वक्त उस वायर में जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगा 0, तो उस वक्त उसमें जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो चुका है वो भी 0 रहेगा। यानी इस पॉइंट तक, इस पॉइंट P तक जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे या कम करेंगे उसी प्रोपोर्शन में स्ट्रेन बढ़ेगा या कम होगा। सो लाइक दिस वन, ओके। तो यहाँ तक मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 2 में। लेकिन P पॉइंट के बाद, P पॉइंट को क्या कहते हैं? इट इज अ प्रोपोर्शनल पॉइंट, ओके। अब P पॉइंट के बाद अगर हम उस वायर में स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, लेकिन ये लीनियर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये कर्व देख रहे हैं आप, दिस इज नॉट अ लीनियर कर्व। P से लेके E पॉइंट तक दिस इज नॉट अ लीनियर कर्व, ओके। तो O से लेके P तक ये स्ट्रेट था, ये दोनों प्रोपोर्शनल थे, यहाँ पे हुक्स लॉ वेरीफाई हो रहा था। लेकिन P पॉइंट के बाद अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन इट इज नॉट इन अ लीनियर। सो ये जो भी वेरिएशन है P से लेके E तक, दिस इज अ नॉन लीनियर। स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू स्ट्रेस, ओके, इस रीजन में P से लेके E तक। अब हमने E पॉइंट तक मान के चलिए उस वायर में स्ट्रेस को बढ़ा दिया, ओके, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा लोड कम कर रहे हैं। तो लोड अगर कम करते हैं, एक्सटर्नल जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर हम कम कर रहे हैं तो उस वायर में स्ट्रेस कम प्रोड्यूस होगा। तो स्ट्रेस कम प्रोड्यूस होगा, तो जब हम स्ट्रेस को पूरा 0 करेंगे तो स्ट्रेन भी 0 होगा। मीन्स मुझे ये बताना है अप टू दिस पॉइंट, तो अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाते हो और उसके बाद स्ट्रेस को 0 करते हो तो वायर उसका ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन करेगा, उसके ओरिजिनल डायमेंशन पे वापस आएगा, ओके। ये पॉइंट क्लियर है? सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस पॉइंट तक हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। दिस इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनल पॉइंट, दिस इज द इलास्टिक पॉइंट, ओके। इस पॉइंट तक अगर हम कितना भी स्ट्रेस उस वायर में बढ़ाते हैं, कितना भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं अप टू दिस पॉइंट, और स्ट्रेच को हटा देने के बाद, यानी एक्सटर्नल फोर्स को हटा देने के बाद, दैट वायर रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, उसके ओरिजिनल डायमेंशन पे वो वापस आएगा अप टू दिस पॉइंट E। लेकिन बिहाइंड दिस पॉइंट E अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो अब जो भी होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये देखा गया कि बियॉन्ड दिस इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाहर अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस बहुत कम बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेन जो भी है वो ड्रास्टिकली बढ़ेगा, लाइक दिस वन, ओके। सो ये कर्व आपको दिख रहा है लाइक दिस वन। तो ये मोर टुवर्ड्स स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेन एक्सिस है। तो स्ट्रेस थोड़ा भी बढ़ा दिया तो स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ेगा। सो E पॉइंट से लेके A पॉइंट तक ये सिचुएशन रहेगा। अब मान के चलिए हमने इस पॉइंट तक स्ट्रेस को बढ़ा दिया, ओके, इस पॉइंट तक स्ट्रेस को बढ़ा दिया लाइक दिस वन। इस पॉइंट तक हमने स्ट्रेस को बढ़ा दिया तो उस वक्त करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुआ है? इतना प्रोड्यूस हुआ है, ओके। अब इस पॉइंट से आपको अगर वापस आना है, स्ट्रेस को कम करना है, स्ट्रेस को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे हमें जो भी लोड अटैच किया था उस लोड की वैल्यू कम कम करना है, तो इसका जो भी इलॉन्गेशन होगा वो भी कम कम होते जाएगा। लेकिन E पॉइंट के बाद अगर हम वो करते हैं रिवर्स ऑर्डर में, अगर लोड को कम करते जाएंगे तो ऐसा देखा गया कि अगर इस पॉइंट के बाद मैं कम करता हूँ तो जो भी ऑब्जेक्ट है इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, ओके। वो ओरिजिनल डायमेंशन रिगेन नहीं करेगा, वो वापस आते वक्त इस टाइप का कर्व कुछ हमें इस तरीके का मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इस पॉइंट पे स्ट्रेस को कंप्लीटली 0 कर दिया, हमने जो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था वो उसको कंप्लीटली हटा दिया। लेकिन इवन दो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ ना कुछ स्ट्रेन ऑलरेडी है, मीन्स उस वायर का ऑलरेडी इलॉन्गेशन हो चुका है, and that body does not regain its original dimension। वहां पे थोड़ा बहुत elongation बाकी है, वो वैसे ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज एन परमानेंट सेट, ओके। सो जो भी यहाँ
इलांगेशन हो चुका है, इसको हम कहेंगे परमानेंट सेट। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, सो उसके बाद ई पॉइंट के बाद अगर हम लोड को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस बढ़ेगा उस वायर में। अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो इसका जो भी कर्व है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, इट इज लाइक दिस वन। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ओके, सो ई पॉइंट के बाद ओके अगर किसी भी पॉइंट पे जाते हैं तो वापस उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रहेगा। द बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्ट्रेस। ओके, अगर ए पॉइंट एक ऐसा में मिल रहा है, ओके सो इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट तक अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन जो भी है वो ड्रास्टिकली बढ़ेगा अप टू दिस पॉइंट ए। और ए के बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है कि स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू स्ट्रेन। सो जब हम इस कर्व को कंपेयर कर रहे हैं इस कर्व के साथ, यहाँ पे देखिए इसका स्लोप जो भी थोड़ा ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? मीन्स स्ट्रेन बढ़ रहा है और साथ साथ स्ट्रेस भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से हो रहा है कि ए के बाद बिहाइंड ए पॉइंट अगर हम स्ट्रेस को थोड़ा बहुत बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस क्यों बढ़ता है? क्योंकि उस वायर में उस वायर का जो भी है, उस वायर का जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू कम होगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू कम होता है तो स्ट्रेस को हमने डिफाइन किया था, स्ट्रेस इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इस रीजन में देखिए उसकी जो भी विड्थ है उस वायर की वो कम हो रहा है। अगर विड्थ कम होता है उस वायर की, डायमीटर कम होता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है फोर्स उतना ही, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है तो स्ट्रेस की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो वही हमें यहाँ पे दिख रहा है अप टू पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे एग्जैक्टली क्या होता है? अगर हमने इतना फोर्स बढ़ा दिया, इतना फोर्स बढ़ा दिया, उस फोर्स के कारण इतना स्ट्रेस उसमें बढ़ चुका है उस वायर में कि हम बी पॉइंट तक पहुंच गए। अब बी पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या होता है? सो बी पॉइंट इज कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग पॉइंट। और उस स्ट्रिंग में या उस वायर में जो भी स्ट्रेंथ है दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। इस पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या होता है? तो इस पॉइंट पे एक प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट होगा। तो इस पॉइंट पे इस वायर में जहां पे वीक सेक्शन है वहां पे एक नेक प्रोड्यूस होगा। एक नेक प्रोड्यूस होगा, दैट नेक इज लाइक दिस वन। तो ये जो नेक प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके बाद ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसके अगर यहां तक हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं उस वायर में तो वापस आना मुश्किल है, तो वहां पे ब्रेकिंग स्टार्ट होगा। और जैसे ही ब्रेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो फ्लो जो भी कर्व मिलेगा हमें यहां से लेके यहां तक थोड़ा कर्व मिल सकता है। ये किसके कारण मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा तो इलांगेशन बहुत ज़्यादा होगा और स्ट्रेन की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगा। सो बी से लेके सी तक जो भी है पोर्शन है, दिस इज नथिंग बट द प्लास्टिक फ्लो। सो दिस इज नथिंग बट द बिहेवियर ऑफ दैट वायर अंडर लोड। मैं रिपीट करता हूँ फास्ट ट्रैक में। देखिए पी पॉइंट जो भी है प्रोपोर्शनल पॉइंट है, यहाँ तक हुक्स लॉ सेट वेरीफाई होता है। अगर वायर को आपने स्ट्रेच किया तो इलांगेशन होगा, स्ट्रेन बढ़ेगा। अगर आपने लोड को हटा दिया इस पॉइंट्स के बाद तो डेफिनेटली स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेन कम होगा, बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। पी से लेके ई तक यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ तक आने के बाद उस वायर को उसकी साइज और शेप रिगेन कर सकते हो आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। लोड रिमूव करने के बाद आप उस वायर को ओरिजिनल शेप पे ला सकते हो। लेकिन P से लेके E तक ये जो भी है दिस इज नॉट अ नॉन लीनियर वेरिएशन। तो हुक्स लॉ यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा है। सो वेरीफाई कहाँ तक हो रहा है? इस पॉइंट तक। लेकिन ई पॉइंट तक अगर हम स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद हटा देते हैं तो भी वो इसके इनिशियल कंडीशन पे आएगा वायर। सो यहां तक पॉइंट ई तक इस रीजन को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। एक बार ई पॉइंट को क्रॉस कर दिया हमने,
ज़्यादा स्ट्रेस अगर प्रोड्यूस करते हैं बिहाइंड ई पॉइंट, सो प्लास्टिक रीजन बिगेन। ओके, सो हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि हम किसी भी पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से उस वायर को ओरिजिनल कंडीशन पे लाना, ओरिजिनल डायमेंशन पे लाना इम्पॉसिबल है। तो एक बार बिहाइंड इलास्टिक लिमिट अगर हम स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस वायर में जब हम स्ट्रेस को हटा देंगे तो परमानेंट सेट वहां पे प्रोड्यूस होगा। ओके, सो वायर का कुछ ना कुछ स्ट्रेन ऑलरेडी रहेगा क्योंकि उसका इलोंगेशन ऑलरेडी हो चुका है, लाइक दिस वन। सो दिस पोर्शन, दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज एन परमानेंट सेट। इतना स्ट्रेन ऑलरेडी उसमें प्रोड्यूस होगा इवन दो स्ट्रेस जीरो करने के बाद भी। और इसके ऊपर अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते गए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से जहां से उस वायर की थिकनेस कम होना स्टार्ट होगा, सो दैट स्ट्रेन बढ़ेगा और स्ट्रेस भी बढ़ेगा अप टू दिस पॉइंट, और ये है ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, यहां तक उसमें जो भी स्ट्रेंथ है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो इस पॉइंट के बाद प्लास्टिक फ्लो होना स्टार्ट होगा। सो दिस इज नथिंग बट द बिहेवियर ऑफ वायर अंडर लोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। ओके, सो होप सो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे और एक चीज मैं क्लियर करके दे देता हूँ। सो ये जो भी एंगल बन रहा है स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस कर्व का, ये जो भी एंगल बन रहा है दिस इज नथिंग बट द थीटा। अगर अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट हम इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं, इसका स्लोप अगर फाइंड आउट करते हैं, ओके, इसका अगर स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो ये स्लोप जो भी होगा, तो स्लोप आपको पता है, स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा वाई क्या है बेटा? चेंज इन स्ट्रेस। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेस अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? स्ट्रेन है। चेंज इन स्ट्रेस अपॉन चेंज इन स्ट्रेन, सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज नथिंग बट द यंग्स मॉडुलस। ओके, सो यहाँ पे दिस स्लोप इज नथिंग बट द यंग्स मॉडुलस है, और y की वैल्यू अगर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंगल, सो दिस इज नथिंग बट द tan थीटा। तो tan थीटा अगर आपको एंगल पता चलता है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द यंग्स मॉडुलस। ओके, किसी भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अगर एंगल पता चलता है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द यंग्स मॉडुलस। सो दिस इज नथिंग बट द यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस tan थीटा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्लोप, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है, इट इज नथिंग बट द यंग्स मॉडुलस। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी यंग्स मॉडुलस के बारे में डिस्कशन किया था, और जो भी हमें एक फॉर्मूला मिला है वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का था। सो यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल्स टू, इट इज अ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? इट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। अगर हम एक्सटर्नल मास अटैच कर रहे हैं वहां पे फोर्स अप्लाई करने के लिए, तो मास इंटू जी दैट इज नथिंग बट द एक्सटर्नल फोर्स। तो F की जगह पे हम mg लिख सकते हैं इंटू एल अपॉन, अगर वो जो भी वायर है वो अगर सर्कुलर है, ओके, तो सॉरी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है जिसका थिकनेस बहुत कम है, तो अगर उस वायर का रेडियस अगर हम r लेते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा? इट इज अ पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल। ओके, सो दिस इज द यंग्स मॉडुलस। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग एंगल से अलग अलग सिचुएशन में यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है देखिए, द फर्स्ट सिचुएशन इज इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। मान के चलिए यहां पे दिस इज अ रिजिड सपोर्ट और एक वायर कंसिडर कर रहे हैं, दैट वायर इज लाइक दिस वन। ओके, इतना वायर लिया, इसका लेंथ था L, इस वायर का लेंथ था L। ओके, हमने यहाँ पे लोड अटैच किया। लोड अटैच करने के बाद अगर इसका इलोंगेशन होता है लाइक दिस वन, अगर इसका इलोंगेशन होता है अप टू दिस वन, ओके, सो इनिशियल लेंथ कितना था उसका? सो इनिशियल लेंथ जो भी था वो लेंथ था इतना। लोड अटैच करने के बाद उसका लेंथ इतना होता है। मीन्स अगर ये भी L है, मीन्स स्मॉल l इज इक्वल टू कैपिटल L। अगर इलोंगेशन उसका डबल हो चुका है,
ओके पहले 1 सेंटीमीटर इतना वायर का लेंथ था उस रबर का, अगर हम लोड अटैच करने के बाद अगर वो 2 सेंटीमीटर हो चुका है तो इलांगेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ आफ्टर इलांगेशन कितना है 2 सेंटीमीटर। ओके सो एल और इलांगेशन भी कैपिटल एल इतना अगर होता है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर अंडर टेंशन इज डबल, ओके तो उस वक्त सिचुएशन क्या होगा देखिए। सो यंग्स मॉडुलस का जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, y इज इक्वल्स टू एफ कैपिटल एल इंटू ए इंटू स्मॉल एल। लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में स्मॉल एल की जगह पे हम कैपिटल एल लिखना होगा। सो y इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए कैपिटल एल अपॉन कैपिटल एल। स्मॉल एल के जगह पे हमने कैपिटल एल लिख दिया क्योंकि इलांगेशन ही उतना प्रोड्यूस हो चुका है। सो दिस एल एल गेट कैंसल, सो y इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए विच इज नथिंग बट द स्ट्रेस, विच इज नथिंग बट द स्ट्रेस। ओके सो जब भी वायर में इलांगेशन वायर के लेंथ इतना ही होता है, यानी उसका लेंथ अगर डबल होता है आफ्टर इलांगेशन, तो वी कैन से दैट यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सिचुएशन है इलांगेशन ऑफ 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। इसके ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके इलांगेशन ऑफ 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। ओके मान के चलिए कि वहां पे 2 वायर्स है, दोनों वायर सेम मटेरियल से बने हैं। ओके सो यहां पे सिचुएशन कंसिडर करते हैं, दिस इज द फर्स्ट वायर उसी मटेरियल से बना ये दूसरा वायर है, ये दूसरा वायर है। ओके सो दिस इज द फर्स्ट वायर, दिस वन इज द सेकेंड वायर। अब देखिए इस वायर का जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज़्यादा है, इसका रेडियस ज़्यादा है। ओके सो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लेते हैं ए डैश और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं हम ए डैश, सॉरी ए डबल डैश। इसका लेंथ हम कंसिडर करेंगे एल डैश और इसका लेंथ कंसिडर करेंगे एल डबल डैश। ओके अब यहाँ पे अगर हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं, मान के चले 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसमें भी 10 न्यूटन इतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे, 10 न्यूटन इतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके इसके ऊपर भी 10 न्यूटन इतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे दोनों के ऊपर। अब दोनों जो भी वायर्स है सेम मटेरियल से बने हैं, दोनों का थिकनेस अलग है तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट होगा, दोनों का इनिशियल लेंथ डिफरेंट है। ओके और दोनों के ऊपर सेम फोर्स अपना अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके तो जनरल फॉर्मूला जो भी है यंग्स मॉडुलस का, दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट द y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन a इंटू स्मॉल एल। तो स्मॉल एल इज अ इलांगेशन, y इज अ यंग्स मॉडुलस, f इज अ अप्लाइड फोर्स, l इज अ लेंथ, a इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। सो यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं, l इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन a इंटू y। ओके सो इलांगेशन जो भी है इट इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन a y। ओके अब देखिए दोनों के ऊपर हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर दोनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो F की वैल्यू कैसे होगा, दोनों सिचुएशन में कांस्टेंट होगा। दोनों सेम मटेरियल से बने हैं तो दोनों सेम मटेरियल से बने हैं तो Y जो भी होगा दैट इज द यंग्स मॉडुलस वो भी कांस्टेंट होगा। तो F और Y दोनों कांस्टेंट है, सो जो भी इलांगेशन प्रोड्यूस होगा दिस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, दिस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अगर दोनों के दोनों सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ओके उनका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सर्कुलर है तो यह वी कैन राइट हियर L इज प्रोपोर्शनल टू elongation is proportional to L upon A square, sorry R square, where R is a area, R is a radius of that cross section. Okay, तो अब आपको ये देखना है कि
दोनों के डायमेंशन L अपॉन आर स्क्वायर किसका ज़्यादा है उसके बेसिस पे उसका इलोंगेशन डिपेंड रहेगा। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करके आप दोनों वायर्स को जो सेम मेटल से बने हैं उनका इलोंगेशन को कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार एग्जाम में होता है कि जो भी क्वेश्चंस है उसमें दिया जाता है कि दो वायर्स है, एक का लेंथ इतना है दूसरे का लेंथ इतना है, एक का रेडियस इतना है दूसरे का रेडियस इतना है, तो किसका इलोंगेशन ज़्यादा होगा या दोनों का इलोंगेशन का रेशियो क्या होगा। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करके इजीली ये प्रॉब्लम्स को इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट इज नथिंग बट द थर्मल स्ट्रेस। आपने देखा होगा बारिश में जो भी दरवाज़ा होता है घर का वो थोड़ा फिट बैठता है और समर में वो लूज होता है। ओके ऐसे बहुत सारे सॉलिड्स है जिनका एक्सपांशन होता है या कॉम्प्रेशन होता है। तो एक्सपांशन या कॉम्प्रेशन ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द चेंज इन वेदर। ओके वेदर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर की वजह से जो भी एक्सपांशन हो रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर, जो भी कॉम्प्रेशन हो रहा है, उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है सिचुएशन देखिए, यहाँ पे एक रॉड कंसिडर कर रहे हैं हम। ओके ये रॉड है जिस रॉड का लेंथ जो भी है वो L है। ओके L इज द लेंथ ऑफ दैट रॉड। इट इज फिक्स्ड इन दैट रिजिड फ्रेम। एक यहाँ पे हम रिजिड फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं। ओके ये रिजिड वॉल है, दिस इज द रिजिड वॉल एंड दिस इज आल्सो द रिजिड वॉल। इनके पोजीशंस फिक्स रहेंगे। ओके और इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब जैसे हम इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस रॉड का जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वो रॉड का एक्सपांशन होना चाहिए। अगर रॉड का एक्सपांशन होता है, ओके सॉलिड अगर कोई कंसिडर कर रहे हैं हम स्पेशली मेटल रॉड, तो उसका एक्सपेंशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर उसका एक्सपेंशन होता है तो वो आगे जाना चाहेगा, लेकिन उसको किसने रोक के रखा है यहाँ पे? इस रिजिड सर्फेसेस ने। ये दो जो रिजिड सर्फेसेस दिख रहे हैं आपको, इन्होंने उनको रोक के रखा है। अब वो एक्सपांड नहीं हो सकता है तो ऑटोमेटिकली ये सर्फेसेस उनके ऊपर क्या क्रिएट करेगा? उनके ऊपर एक फोर्स क्रिएट करेगा और इसके कारण इसका कॉम्प्रेशन हो रहा है। ओके अब अगर टेम्परेचर हम कम करते हैं तो इसकी रिवर्स सिचुएशन होगी, वो कॉम्प्रेस होना चाहेगा, लेकिन कॉम्प्रेस अगर होना चाहता है खुदों के रॉड, लेकिन यहाँ पे फिक्स करके रखा है, वो कॉम्प्रेस नहीं हो पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा दोनों केस में। तो इसका जो भी लीनियर एक्सपेंशन है, थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। Okay, so this alpha, it is equals to, by definition, alpha is a coefficient of linear expansion. Okay, alpha is a coefficient of linear expansion. हर मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होता है। ओके दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अगर कॉपर का रॉड लिया तो उसके लिए अल्फा डिफरेंट रहेगा, अगर हम एल्यूमिनियम का रॉड लेते हैं तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट रहेगा। Okay, so alpha is called as a coefficient of linear expansion. By definition, this is equals to L upon capital L into delta theta. Okay, अब एक एक टर्म्स को हम समझते हैं। अब उसका कितना एक्सपेंशन हो सकता था अगर ये रॉड्स नहीं थे, आजू बाजू के जो भी रिजिड सपोर्ट है, अगर ये नहीं होते तो इस रॉड का कितना एक्सपेंशन हो सकता था? दैट इज नथिंग बट द L. Capital L is nothing but the original length of that rod and delta T is nothing but the change in temperature. Okay, so on the basis of this one we can write here alpha into delta theta is equals to small l upon capital L. अरे भैया ये small l upon capital L ये तो कहीं तो देखा है हमने। Yes, this is nothing but the strain. ये क्या है? This is nothing but the strain. तो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इज नथिंग बट द स्ट्रेन। सो स्ट्रेन की वैल्यू यहां पे निकल के आ गया, इट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल थीटा। व्हाट इज डेल थीटा? चेंज इन टेम्परेचर। ओके चेंज इन टेम्परेचर। तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल थीटा। अब हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। So
by using this definition we can say that strain is equals to stress is equals to स्ट्रेस को हम कैसे लिख सकते हैं? सो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू y इंटू स्ट्रेन, ओके। अब स्ट्रेन इन केस ऑफ थर्मल एक्सपांशन कितना होता है? सो इट इज इक्वल्स टू अल्फा डेल थीटा। सो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, वी कैन से दैट y इंटू अल्फा इंटू डेल थीटा। सो दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेस। अब इसके रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप अगर अल्फा पता है, चेंज इन टेम्परेचर पता है, अल्फा पता है, चेंज इन टेम्परेचर पता है, तो आप इजीली स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर अल्फा पता है, डेल्टा थीटा पता है, चेंज इन टेम्परेचर और एंग्स मॉडुलस पता है, तो आप स्ट्रेस भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई अल्फा इंटू डेल थीटा, ओके। और इसका जो भी लास्ट इक्वेशन यहाँ पे हम देखेंगे, मान के चलिए व्हाट इज द स्ट्रेस? इट इज द फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। सो फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल्स टू वाई अल्फा इंटू डेल थीटा। सो फोर्स की वैल्यू कितना आएगा? तो फोर्स इज इक्वल्स टू वाई क्रॉस सेक्शन एरिया अल्फा इंटू डेल थीटा। सो दिस इज अ इक्वेशन। तो फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है? अगर इसका एक्सपेंशन होता है या कॉम्प्रेशन भी होता है, ओके। अगर एक्सपेंशन होता है तो ये रॉड इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये इसके ऊपर रिएक्शन क्रिएट करेगा। अगर इसका कॉम्प्रेशन क्रिएट होता है तो भी ये इसके ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा और ये इसके ऊपर रिएक्शन क्रिएट करेगा, ओके। तो उन दोनों सिचुएशन में जो भी फोर्स रॉड उस सरफेस के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, वो उस फोर्स की वैल्यू कितना है? सो दिस इज इक्वल्स टू y, दैट इज नथिंग बट द एंग्स मॉड्यूलस ऑफ दैट वायर इनटू या ऑफ दैट रॉड इनटू a इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस रॉड इनटू अल्फा इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ दैट रॉड इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे वो रॉड उस सरफेस के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो इस को आपको याद रखना है। एक बार आपको अल्फा पता है, डेल्टा थीटा पता है, तो आप स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हो, स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हो और फोर्स जो भी एग्जर्ट कर रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आने वाले वीडियोस में हम हर एक क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, इट इज नथिंग बट द फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर, ओके। फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर। अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट? फोर्स कांस्टेंट हमने स्प्रिंग में सुना होगा, ओके। फोर्स कांस्टेंट इज जनरली रिप्रेजेंट बाय के। अब इस वायर में वायर का फोर्स कांस्टेंट कैसे डिफाइन किया जाता है? तो विद एग्जांपल हम देखते हैं। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज नथिंग बट द वन रिजिड सपोर्ट और एक वायर है लाइक दिस वन, और इस वायर के ऊपर हम कुछ लोड अटैच कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम लोड अटैच करेंगे कुछ, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, दैट फोर्स नथिंग बट द m इंटू जी। अगर इस वायर का इनिशियल ओरिजिनल लेंथ अगर l था, अगर इसका इलोंगेशन हो रहा है स्मॉल l, तो इस फोर्स की वजह से इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। सो वायर के लिए जब हम फोर्स कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, इट इज नथिंग बट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इलोंगेट यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ओके। यूनिट लेंथ इतना वायर इलोंगेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ फोर्स की जरूरत होता है, दैट इज नथिंग बट द फोर्स कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट हियर F इज इक्वल्स टू F अपॉन L, ओके। K इज इक्वल्स टू F अपॉन L। फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल्स टू पर यूनिट फोर्स पर यूनिट इलोंगेशन। सो दिस इज नथिंग बट द K। अब यहाँ पे एज वी नो दैट एंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला जो भी है, इट इज इक्वल्स टू F इंटू L अपॉन A इंटू एलोंगेशन, ओके। मैं A को इस साइड लाता हूँ, y A अपॉन कैपिटल L इज इक्वल्स टू F अपॉन L। सो फोर्स रिक्वायर्ड टू elongate unit length of wire, okay, so force upon elongation, this is nothing but the force constant K. So K is equals to
K इज इक्वल्स टू वाई ए अपॉन एल। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट वन। अब किस वायर का फोर्स कांस्टेंट कितना होता है और किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो एक टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड होगा, यानी वायर किस टाइप का मटेरियल है, और उस मटेरियल के डायमेंशन के ऊपर डिपेंड होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था, इन दोनों के ऊपर यानी डायमेंशन और टाइप ऑफ मटेरियल, इनके ऊपर इस के की वैल्यू डिपेंड होगा। ओके, तो कॉपर वायर के लिए डिफरेंट रहेगा और इसके लिए भी वैल्यू डिफरेंट रहेगा, और एल्यूमिनियम वायर के लिए भी वैल्यू के की डिफरेंट रहेगा। सो के इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल, ओके, जिससे वो वायर बना है। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट हम देखेंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर देयर आर टू सिचुएशंस, वायर एक ही है लेकिन दो सिचुएशंस है। ओके, तो लाइक दिस वन, एक वायर में कंसिडर कर रहा हूँ लाइक दिस वन। इस वायर का मान के चलिए कि ओरिजिनल लेंथ जो भी है वो L है। ओके, ओरिजिनल लेंथ कितना है वायर का, L है। जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, मान के चलिए T1 इतना, और इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे T2 इतना। दोनों वायर सेम है, लेकिन एक सिचुएशन में हम T1 इतना लोड अटैच कर रहे हैं, तो इतना लोड अगर अटैच कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इलांगेशन होगा, जो भी इलांगेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम L1 कंसिडर करेंगे। दूसरे सिचुएशन में उसी वायर के ऊपर T2 इतना लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इस वायर का जो भी लोड प्रोड्यूस इलांगेशन होगा, दैट इज नथिंग बट द L2। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में आफ्टर इलांगेशन जो भी टोटल लेंथ है, लेट अस इमेजिन दैट इट इज इक्वल्स टू L1, और सेकंड सिचुएशन में आफ्टर अप्लाइंग T2 इतना लोड, टोटल लेंथ जो भी होगा अलॉन्ग इलांगेशन, सो इट इज इक्वल्स टू L2। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं, सो L1 इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ प्लस इलांगेशन। ओके, उसी तरह L2 इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ प्लस इलांगेशन, L2 इलांगेशन। ओके, तो ये सिचुएशन है। अभी हमने देखा था कि जो भी फोर्स कांस्टेंट होता है, दिस इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट इलांगेशन होता है। ओके, सो अगर मैं थोड़ा यहाँ पे इसको चेंज करूँ तो L इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट हियर F अपॉन K। अब दोनों मटेरियल सेम है तो K की वैल्यू सेम होगा। ओके, क्योंकि दोनों मटेरियल सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम है, तो K की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा। तो हियर वी कैन जस्ट रीअरेंज फॉर दिस वन, L1 की वैल्यू कितना होना चाहिए, सो कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपन, F और T1 इतना, और फोर्स कांस्टेंट K। सो इसके लिए इलांगेशन L2 वी कैन राइट हियर T2 अपॉन K। सो दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू L प्लस T2 अपॉन K, और दिस इज इक्वल्स टू L कैपिटल L प्लस यहाँ पे T1 होना चाहिए, T1 अपॉन K, यहाँ पे T2 अपॉन K। ओके, जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट वायर, क्योंकि एक्चुअल लेंथ हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ इतना दिया था कि जब हम T1 इतना लोड अटैच किया तो L1 इतना इलांगेशन हो चुका है, जब हमने T2 इतना लोड अटैच किया तो L2 इतना लोड अटैच हो चुका है। सो व्हाट वाज द एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट वायर, द एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट वायर इट इज इक्वल्स टू L1 T2 माइनस L2 T1 अपॉन T2 माइनस T1। सो ये उसका फॉर्मूला है आफ्टर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस। ओके, सो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो वी कैन फाइंड आउट द एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट वायर। तो इस वीडियो में हमने दो पॉइंट्स मेनली कवर किए हैं। द फर्स्ट वाज द बिहेवियर ऑफ दैट वायर अंडर लोड, उसका स्ट्रेन और स्ट्रेस जो भी ग्राफ है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, और उसके बारे में हमने कंसेप्चुअल डिस्कशन किया। सेकंड, हमने यंग्स मॉडुलस और उसकी जो भी अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बेसिस पे हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है।
ओके, सो आने वाले वीडियोस में हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देखेंगे वन बाय वन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर, वो वाला कंसेप्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।